हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा प्लानिंग। बड़ा ही मजेदार चैप्टर चल रहा है और आज है इसकी सेकंड क्लास। और आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा मेजर टॉपिक है जो हम करने वाले वो है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है प्लान कैसे बनते हैं, प्लानिंग कैसे करी जाती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, पहले कल का 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, मतलब चैप्टर की पहली क्लास के अंदर, और फिर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। तो प्लानिंग का सिंपल वर्ड्स में वन लाइन डेफिनेशन क्या बोलती है? प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। प्लानिंग किस चीज में मदद करता है? जहां आप आज हैं, जहां आप आज पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच की दूरी में जो गैप है उसके लिए एक पुल बनाता है, ब्रिज करता है। ठीक है, ब्रिज बनाता है जिससे आप वहां तक पहुंच पाओ जल्द से जल्द। प्लानिंग किस पर बेस्ड होती है? क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है, इनोवेशन पर बेस्ड होती है। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। आई रिपीट, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। फिर हम देखते हैं उस प्लान को अचीव करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से एक्शंस हम ले सकते हैं, और जो बेस्ट हमको लगेगा उसको हम चुनेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ प्लानिंग वर्क्स। ये चीज क्लियर हो गया? और भी डिटेल में आज देखेंगे हम प्लानिंग प्रोसेस में। तो चलिए बच्चों सीधा टॉपिक पर जंप करते हैं। तो ये हमारी प्लानिंग प्रोसेस, और ध्यान रखना प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास 7 स्टेप है। और ध्यान रखना ये प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में होती है। तो लिख लो, समझ लो, रट लो, ये स्टेप सीक्वेंस में ही याद करने हैं। एग्जाम में एक बार सीक्वेंस पूछा गया था। और बताऊं एक बात आपको बताऊं, अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हो तो आपका 1 मार्क कट हो जाता है। मतलब ये आप सोच के आओगे मैंने सब कुछ सही लिखा है, आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, बट टीचर ने मार्क्स काट लिया। आप तो बोलोगे सर सब कुछ तो सही लिखा है बट मार्क्स क्यों काट दिया आपने हमारे? तो बस सीक्वेंस की वजह से आपका 1 मार्क कट जाता है। और ये सीबीएसई खुद बोलता है, सीक्वेंस नॉट फॉलोड, डिडक्ट मार्क्स। तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इस चीज को। तो पहला स्टेप क्या हमारा प्लानिंग प्रोसेस के अंदर? पहले ओरली समझते हैं प्लानिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, फिर एक एक करके लाइन को रीड करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये सिंपल सी बात है, मैंने पेन रख दिया, बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम अपने टारगेट को सेट करते हैं। क्लास 12 में आप आए, आपने टारगेट सेट किया कि मुझे 90% लेकर आने, मुझे 95% लेकर आने हैं, मुझे जस्ट पास होना है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी को 70 लाने, किसी को 90 लाने, किसी को जस्ट लाने, किसी को ऑल इंडिया टॉप माना है। मतलब हर एक के अपने टारगेट सेट है। बिल्कुल एक बात क्लियर हो गया? ओके। टारगेट आपके टोटल परसेंटेज वाइज भी आपके सेट है और आपके सब्जेक्ट वाइज भी सेट है। 11 में अकाउंट्स कमजोर थी तो बस 11 में अकाउंट्स में किसी तरह पास हो जाऊं। बिजनेस मेरी स्ट्रांग है तो उसमें मेरे 80 आ जाए। इकोनॉमिक्स तो पता नहीं क्या ही कहने, उसमें तो मैं 90 लेकर आऊंगा। मैथ्स में मेरे 50-60 आ जाए तो चलेगा। और ऑप्शनल तो फिजिकल है, वो तो एक दिन पहले पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। मतलब ये आपका टोटल का भी परसेंटेज सेट है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी आपके टारगेट सेट है। वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी उनके पास सेट होता है कि हमको इतने प्रॉफिट कमाना है, इतनी सेल करना है, इतना प्रोडक्शन करना है। प्लस उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके भी अपने टारगेट फिक्स होते हैं डिपार्टमेंट वाइज। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का टारगेट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टारगेट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट होगा, ऐसे उनके भी टारगेट फिक्स रहते हैं। ये हम टारगेट फिक्स क्यों करते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव सेट क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमको डायरेक्शन देते हैं कि हम किस डायरेक्शन में काम करना है। कोई बच्चा बोलता है मुझे अकाउंट्स में 90 लेकर आने, तो वो अकाउंट्स की प्रैक्टिस ज्यादा करेगा। कोई बोलता है मुझे मैथ्स में 100 में से 100 लेकर आना, तो वो मैथ्स की प्रैक्टिस ज्यादा करेगा। कोई कहता है मुझे जस्ट पास होना है, तो वो पूरे साल मौज मस्ती करेगा। तो मतलब ये कि प्लानिंग से ऑब्जेक्टिव सेट करने से आपको डायरेक्शन मिलता है। आपको कहीं घूमने जाना है तो घूमने जाने के लिए लोकेशन पता होनी चाहिए ना, तभी तो उस रास्ते पे गाड़ी चलाओगे। तो वही हमारे ऑब्जेक्टिव का मीनिंग। क्लियर हो गया? रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो। द फर्स्ट एंड द foremost स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आपके पास होने ही चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव किसके लिए सेट किया जा सकता है? पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे हमको प्रॉफिट इतना कमाना है, हमको इतना आउटपुट बनाना है, जैसे आपके केस में मुझे 90% लेकर आने हैं। एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट, मतलब ये जैसे मैंने बोला ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी सेट हो सकता है और इंडिविजुअल यूनिट्स का, डिपार्टमेंट का भी टारगेट हो सकता है। जैसे आपका परसेंटेज 90% सारे सब्जेक्ट को मिलाकर है ना, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे कितने लेकर आने हैं तो वो ईच डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहते हैं वो बताने की कोशिश हो रही है। ऑब्जेक्टिव मींस व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव।
क्लियर हो गया। आगे क्या दे रखा है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको 20% सेल को इंक्रीज करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हमें 20% प्रोडक्शन बढ़ाना है। सेल क्या बोलता है, मुझे इस साल 40% सेल इंक्रीज करनी है, तो ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के टारगेट्स हो सकते हैं। क्लियर। और एक बात उन्होंने एक बात अच्छी बोली है, objectives should be stated clearly for all departments, units and employee। हर एक को क्लियरली पता होना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट का, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन देते हैं लोगों को कि किस दिशा में हमको काम करना है। आगे उन्होंने क्या दे रखा है, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने टारगेट्स, अपने ऑब्जेक्टिव खुद भी सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको पता हो कि आपका एंड रिजल्ट आपको क्या अचीव करना है, जैसे क्रिकेट में पता होता है चेजिंग टीम को कि हमको 180 रन 190 रन बनाने हैं, तो उनको पता है कि हाँ भाई ये हमारा टारगेट है, तो उनको पता होता है कि हमको हर ओवर इतने रन मारने हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो वही बात लिखी हुई है, इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर, आपको पता है कि आपको कहां जाना है, आपको क्या अचीव करना है, तो उस गोल के प्रति काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जिसको पता ही नहीं उसे करना क्या है, तो वो तो परेशान रहेगा, लेकिन जिसको पता है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, तो उसको पता है उसका टारगेट क्या है। तो ऑब्जेक्टिव का पता लगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेप क्या बच्चों, सेकंड स्टेप है सबसे और भी ज्यादा मजेदार, डेवलपिंग प्रेमाइसिस जो बोलो, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों, क्लास 12 में आप आए, आपने बोला 90% हमको स्कोर करना है, पहले 4 महीने के अंदर हम करने वाले हैं सिलेबस कंप्लीट, फिर 2 महीने करेंगे हम रिवाइज, फिर हम करेंगे टेस्ट सीरीज, फिर करेंगे हम मॉक टेस्ट, उसके बाद हमारे आएंगे बोर्ड्स, हम मजे से काम कर लेंगे। ये सोच के पिछले साल के बच्चे चले थे। जुलाई में सीबीएसई ने बम फोड़ दिया, बोल दिया अब टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, बच्चों ने क्या प्लानिंग करी थी, 4 महीने में ये करेंगे, 2 महीने में ये करेंगे, 3 महीने में ये करेंगे, मतलब वो कुछ सोच कर चले थे प्लानिंग करते समय, लेकिन उनका प्लान बिगड़ गया। आप इस साल आए हो, आपने भी प्लान बनाया है कि 5 महीने 6 महीने के अंदर हम गोल अचीव कर लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, टेस्ट सीरीज, तो आप ये किस बेसिस पे बोल पा रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि 1 साल बाद पेपर होंगे। अभी तक सोच रहे थे कि टर्म 1 टर्म 2 होगा, सीबीएसई का सर्कुलर आ गया, अब आप क्या सोच रहे हो 1 साल बाद पेपर होंगे, तो आपने अजम्पशन बना ली यहाँ अब 1 साल बाद ही पेपर होंगे। आपको पता लग गया कि हाँ कोविड नहीं होगा, आपने सोच लिया है, आपने अजम्पशन ले ली है। वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है हमको, तो हर महीने हम इतना करेंगे, ये सिचुएशन होगी तो हम ये कर लेंगे, वो सिचुएशन होगी तो हम ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी प्लान बनाने से पहले हम अजम्पशन लेते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे होंगी तो हम वैसे वैसे करेंगे। होता है कि नहीं होता? किसी ट्रिप पे जाने से पहले आप कभी ये सोचते हो कि मेरा टायर पंचर हो जाएगा? आप क्या सोच के चलते हो? हमारी रास्ता जो है, हमारी जो ड्राइव एकदम स्मूथली जाएगी, तो आप ये सोच के जाते हो। कभी ये नहीं सोचते हो कि पंचर होगा। अब वहां पे जाके देखो वाटरफॉल होगा, पता चला वहां पे बारिश ही नहीं, पता नहीं 4 साल से बारिश ही नहीं हुई। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप कोई भी काम करने से पहले अजम्पशन लेते हो, कोई भी प्लान बनाने से पहले अजम्पशन लेते हो, जिस अजम्पशन के बेसिस पर आपका प्लान टिका होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही बात यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर विच इज अनसर्टेन। प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं, और उनको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इस चक्कर में मैनेजर को कुछ अजम्पशन लेनी होती, कुछ बातें मानकर चलनी पड़ती हैं कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो हम वैसे वैसे करेंगे। और इन्हीं अजम्पशंस को क्या बोला जाता है? प्रेमाइसिस बोला जाता है। ध्यान रखना, ये अजम्पशन वर्ड से एग्जाम में 1 मार्क का एमसीक्यू आ चुका है कि अजम्पशन को हम और क्या बुलाते हैं? प्रेमाइसिस बुलाते हैं, ऑब्जेक्टिव बुलाते हैं, टारगेट बुलाते हैं। तो इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अजम्पशन ही बेस होता है जिसके ऊपर हमारे प्लान्स को हम बनाते हैं। जैसे फोरकास्ट करना कि ये चीज हम करेंगे, जैसे आप फोरकास्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपके टारगेट बन रहे हैं कि हम यहाँ पर इतने एडमिशन ले लेंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ये हम गोल्स को अचीव कर लेंगे। या फिर एग्जिस्टिंग प्लान, किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने प्लान उठा लिया, आपका पिछले साल के किसी सीनियर से आपने एडवाइस ले ली, तो एग्जिस्टिंग प्लान, या फिर कोई पास्ट इंफॉर्मेशन कि उसने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो आप प्लान बनाने के लिए अजम्पशन लेते हो ना कि ऐसे ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा। तो बस
यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है और एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल वाला बच्चों तो रट लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर आपको फॉर एग्जाम्पल दिख जाए मतलब यहाँ पे खतरे की घंटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी के अंदर ये ऊपर के पैराग्राफ से नहीं पूछते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है, तो ये आपको आंसर आना चाहिए। तो देखो बच्चों, स्टेप क्या दे रखा है, फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। जैसे मान के चलो आप एक चीज सोच, आपने एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो और आपको लगता है ये प्रोडक्ट बहुत चलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने फोरकास्ट की ये चीजें। क्यों? हमारी प्राइस बहुत अच्छी है, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी है। आप सब एजम्पशन ले रहे हो कि कस्टमर हमारा बहुत प्रोडक्ट खरीदेगा और आपने प्रोडक्शन धड़ाधड़ कर दिया। तो आपके जो प्रोडक्शन करने का जो प्लान है वो किस पर बेस्ड है? इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि आपकी प्रोडक्ट सेल बहुत ज्यादा होगा। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ध्यान रखना, फोरकास्ट करना, एक्यूरेट फोरकास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर गलत फोरकास्ट हो गया तो भैया पैसा बहुत बर्बाद हो सकता है। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? पहला पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेट करो। दूसरा क्या होता है, अजम्पशन बनाओ कि क्या क्या चीजें हो सकती है। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर प्लानिंग प्रोसेस का, और वो क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो, आपके अकाउंट्स पढ़ने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला सेल्फ स्टडी, दूसरा स्कूल के टीचर से, तीसरा यूट्यूब के टीचर से, चौथा किसी ट्यूशन सेंटर में जाके, पांचवा किसी दोस्त से पढ़ के। तो 5 तरीके से आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी आप बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हो। आप रजत सर से पढ़ सकते हो, आप आशीष सर से पढ़ सकते हो, आप गौरव सर से पढ़ सकते हो, आप सुनील पांडा सर से पढ़ सकते हो, आप बहुत सारे सर से पढ़ सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है? तो देयर आर मेनी वेज इन विच वर्क कैन बी डन। तो आपको हर एक तरीके का पता होना चाहिए। प्लान जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही तरीके आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी हम पता लगा पाएंगे कि बेस्ट तरीका क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देयर में बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे तरीकों से हम काम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो हर एक ऑल्टरनेटिव को, हर एक तरीके को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो चाहे नॉर्मल रूटीन काम हो, चाहे वो इनोवेटिव तरीका आप ढूंढ लो, कुछ भी हो जाए, आपको हर एक तरीका देखना चाहिए जैसे वो गल अचीव आप कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने क्या बात बोली है, अगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सको, जितने ज्यादा तरीके ढूंढ सको उतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव को डिटेल में डिस्कस करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्योंकि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया हर चूक इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए। वही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, टारगेट सेट किया। टारगेट क्या सेट किया, 90% लेकर आने हैं। दूसरा स्टेप क्या है, अजम्पशन लेना, प्रीमाइसेस बनाना कि हम ये चीज करेंगे तो ऐसा काम हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम ऐसे पढ़ेंगे, हम इस टीचर से पढ़ेंगे, हम इस बुक से पढ़ेंगे, हम इस नोट से पढ़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव कोर्स देख रहे हो कि अकाउंट्स की 2 बुक आती है मेजरली, डी के गोयल, टी एस ग्रेवाल। बिजनेस स्टडीज की 4-5 आ जाती हैं आपकी, पूनम गांधी, सुभाष दे, एनसीईआरटी, आर के सिंगला। तो ये क्या आपके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हम किस किस से पढ़ सकते हैं। अब किससे पढ़ना है वो भी तो पता लगाना पड़ेगा। वो किस में करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप का नाम क्या है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करना। अभी तो हमने पता लगाया कि हम कौन कौन से टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन किससे पढ़ना है उसकी भी तो एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हर एक ऑल्टरनेटिव के प्रोस एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव को कैलकुलेट करेंगे। हर एक चीज को हम इवेल्युएट करने वाले हैं, हर एक के पॉजिटिव इफेक्ट्स को, हर एक के नेगेटिव इफेक्ट्स को हम इवेल्युएट करेंगे, जिससे हम पता लगा पाएंगे सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या हो सकता है। जैसे हम बात करें यूट्यूब पे टीचर्स की, तो बहुत सारे टीचर्स हमारे पास हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, रजत सर हैं, आशीष सर हैं, सुनील पांडा सर हैं, गौरव सर हैं। तो वो क्या है, ये हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन किससे पढ़ना है वो भी तो इवेल्युएट करना पड़ेगा, किसके एडवांटेज है, किसके डिसएडवांटेज है। कोई डिटेल में पढ़ाता है तो कोई शॉर्ट वीडियो बनाता है, कोई ऊपर से पढ़ाता है तो भैया कोई समरी बताता है। तो ये क्या है, सबके प्रोस एंड कॉन्स हैं। क्लियर हो गया, आपने सबके पॉजिटिव सबके नेगेटिव को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, किससे पढ़ना है वो डिसीजन हम लेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल क्या दे रखा है
कि कोई भी फाइनेंशियल प्लान होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न होता है। मतलब ये कि आप किसी चीज पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको रिस्क लगता है कि भैया बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, और आपको रिटर्न भी चाहिए कि भैया पैसा भी कमाना है, इतना पैसा लगा रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव चेक करते हो। क्या कि अर्निंग्स कितनी हो जाएगी, हम पर शेयर कितना पैसा कमा पाएंगे, इंटरेस्ट कितना जाएगा, टैक्स कितना जाएगा, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिसीजन कौन कौन से लेने वाले हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किसमें को फायदा हो रहा है, किसमें को नुकसान हो रहा है। इसके बाद पहले हमने ढूंढा कैसे कैसे कर सकते हैं, फिर हर एक के पॉजिटिव नेगेटिव देखे, उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पर क्या करने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं कि हमारे लिए बेस्ट मेथड कौन सा होने वाला है, और उसी को हम चुनेंगे, फिर उसी को बाद में इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब जिससे हमको सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, सबसे ज्यादा हमारे लिए सुटेबल होगा, और कम से कम नुकसानदायक चीज होगी, उसको हम क्या कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। तो बिजनेस के अंदर भी यही चीज देखेंगे कि किस मेथड से करने से हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, सबसे ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, और सबसे कम हमको दिक्कतें आएंगी, उसको हम चुन लेंगे। ये स्टेप एमसीक्यू में आ चुका है। एक बार एमसीक्यू में स्टेप क्या आया था, which step of planning process is the point of real decision making। क्योंकि प्लानिंग में तो सब प्लान चल रहे हैं, डिसीजन तो आपने लिया नहीं। तो दिस स्टेप सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात बोली है कि कभी कभी प्लान में ना कैलकुलेशन वगैरह नहीं होती है कि हम ये करेंगे, इतना प्रॉफिट होगा, इतना नुकसान होगा, इतनी इनकम होगी, इतना एक्सपेंस होगा। कभी कभी जजमेंट के ऊपर भी हमको प्लान बनाना पड़ता है। कभी होता है ना गवर्नमेंट को जो मैनेजर बोलता है, गट फीलिंग आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज करनी चाहिए, इसमें हमको फायदा होगा। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है, कभी कभी सब्जेक्टिविटी, मैनेजर का एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट का जजमेंट, उसका इंट्यूशन का मतलब तो मुझे फील हो रही, गट फीलिंग आ रही है। तो कभी कभी ये चीजें भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है कि कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए। हर वक्त प्रोज एंड कॉन्स हम देख नहीं सकते, कभी कभी जो मैं गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, मैनेजर का एक्सपीरियंस का भी हमको फायदा उठाना चाहिए। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको दो चार प्लान को मिक्स करके भी काम करना पड़ता है। अच्छा, इसका ये आइडिया, इसका ये आइडिया, इसका ये प्लान है, उसका वो प्लान है, लो लेट्स मिक्स इट। क्योंकि कभी हमको लगता है ना कि इसमें पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, उसमें पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, उसमें पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो हमको मिक्स कर देंगे तो हमारा काम अचीव हो जाएगा। तो क्या लिखा है, समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान कैन बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों हमने सेलेक्ट भी कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम प्लान को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और प्लान इंप्लीमेंट करेंगे तभी हमारा काम स्टार्ट होगा। तो क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। मतलब क्या, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो चीज आपको करनी है वो आप करना चालू कर दो, इसी को क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन द प्लान। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखते ही आंखें चौंध आ जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और इस पे केस बन चुका है। इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर एंड मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। आपका टारगेट है क्या कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको मशीन होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, आपके पास लेबर होनी चाहिए। तो आपका क्या स्टेप होना चाहिए, मशीन को हायर करो, मशीन को परचेज करो, लेबर को हायर करो। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है, और एग्जाम में यही केस आ गया था। उनसे पूछा था बताओ प्लानिंग का कौन सा स्टेप है, तो बच्चे बता नहीं पाए थे कि इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। सिंपल सी चीज, आपका टारगेट है प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको लेबर और मशीन की चाहिए होगी, तो लाओ उनको, वही आपका इंप्लीमेंटेशन है। आया समझ में, बच्चे ये नहीं बता पाए थे, मतलब ये समझ लो 10 में से 3 बच्चे थे जो करेक्ट आंसर दे पाए थे, 7 बच्चों के गलत हो गए थे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और लास्ट स्टेप आता है हमारा फॉलो अप एक्शन। मतलब ये कि जैसा सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो चेक करना है। अगर आपको चेक करना है कि आपका टारगेट 1 लाख यूनिट का था, तो 1 लाख यूनिट बनी कि नहीं बनी, फॉलो अप लोगे नहीं बोलोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, किसी को मैं समझाऊं दूं, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को एनकरेज करना है, किसी को क्वेरी का आंसर देना है, तो आपको फॉलो अप लेना पड़ता है कि काम आपकी प्लानिंग प्रोसेस की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा। ध्यान रखना, काम करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना फॉलो अप लेना भी है। पता चला काम करते चले गए तो कुछ का कुछ हो गया, तो फॉलो अप देखो, ध्यान दो काम वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये थी हमारी प्लानिंग प्रोसेस। फटाफट से सारे स्टेप को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप है टारगेट सेट करो, उसके बाद अजम्पशन लेनी पड़ती है कि ये हमारी अजम्पशन है, उस पर हमारा प्लान बेस्ड होगा। थर्ड स्टेप होता है कि किस किस तरीके से वो काम किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एक्शन।
फोर्थ स्टेप होता है हर एक ऑल्टरनेटिव का, जो आपने पहले पिछले स्टेप में ढूंढे थे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को देखो कि किस में कितना फायदा हो रहा है, किस में कितना नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो जो सबसे कम नुकसानदायक हो और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो उसको कर लो सेलेक्ट। सिक्स स्टेप बोलता है कि उसको कर दो इंप्लीमेंट और उसके बाद फॉलो अप लेते रहो कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो ये था हमारा सेशन ऑन प्लानिंग प्रोसेस, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसके अंदर हम फीचर्स ऑफ प्लानिंग को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और हाँ रिवाइज करके आना। जय हिंद, जय भारत,